हेलो एवरीवन। पीरियड ऑफ महाजनपदास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें हमने क्या क्या देखा था, एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ा था। 16 महाजनपदास थे और फिर उनका रेफरेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या सोर्सेज जो है महाजनपदास वाले जो पीरियड है 6th सेंचुरी BC या फिर 5th सेंचुरी BC, इसको पढ़ने के लिए या फिर इसके लिए जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है वो सोर्सेज कौन से, इसके बारे में हमने कवर किया था। एंड आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा मोनार्कीज के बारे में। ठीक है, तो रिपब्लिकन को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे मोनार्कीज के बारे में डिस्कस और मगधन एम्पायर का किस तरीके से राइज हुआ था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम ईरानी एंड मैसूरियन इन्वेजन और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ था, और फिर ये जो टॉपिक है ट्रेड रूट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। और रही बात बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में मतलब सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। ओके, तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैप आप देख लो। लास्ट लेक्चर में हमने इस मैप को पढ़ा था, देखा था, लेकिन फिर भी एक बार इस मैप को देखना जो है थोड़ा बनता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको पता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको लोकेट करना होता है कौन ये जो लोकेशन है जो दी है वो उसका नाम क्या है, सिटीज़ है, रूरल एरियाज है, या फिर जो भी है कोई कैपिटल होगी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो। वैसे जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो हम अलग से कर लेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको होनी चाहिए। जैसे कि गंधारा है तो ये यहाँ पे है, कम्बोज है तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में कम्बोज है। फिर मत्स्य है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। सूर्यसेना है, यहाँ पे क्रूज है जो कि इनिशियली तो जो है आपको पता है कि एक मोनार्कल स्टेट था लेकिन बाद में रिपब्लिकन स्टेट हो जाता है। फिर कोसला है यहाँ पे जिसके साथ काफ़ी लंबी जो है वो लड़ाई चलती है आपके मगधा एम्पायर की। ठीक है, फिर मल्ला है, वृज्जी है, अंग है, यहाँ पे अस्मक है, ये जो एकमात्र ऐसी एक बोल सकते हैं महाजनपद थी जो कि नॉर्थ साउथ ऑफ विंध्यास थी। ठीक है, फिर अवंती है, ठीक है, छेदीराज है, यहाँ पे वत्स है, पांचाल है। तो ये 16 जो महाजनपद है इनकी लोकेशन जो आपको पता होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, और इनके ऊपर जो लाइंस जो इम्पोर्टेंट जो कुछ 2 से 3 लाइनें हैं वो आपको हर महाजनपद के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि लास्ट में हमने डिस्कस कर ली थी। अभी मोनार्कियल सिस्टम क्या होती है इसको कवर करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले तो रिपब्लिकन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिपब्लिकन मतलब एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है आज के, हम उन्हें रिपब्लिकन बोलते हैं। तो उस वक्त भी कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती थी। हालांकि वो पार्शली डेमोक्रेटिक थी, फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें जो पढ़ना है, यहाँ पे हम मोनार्कियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो 6th सेंचुरी BC में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा जो गणराज्य संघात जो है अलॉन्ग विद द मोनार्कियल स्टेट जो है डेवलप हुए थे। ठीक है, लार्ज स्केल पे हुए थे, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है, तो ये हम कवर कर चुके हैं, अभी मैप भी हमने देखा है। जितने ज़्यादातर जो गणराज्य संघात है ना वो ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे जो रिवर्स है या फिर रिवर वैलीज है, तो वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स आपको अवेलेबल होते हुए देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद मोनार्कियल जो स्टेट थे ये ज़्यादा थे नंबर में दैन रिपब्लिकन स्टेट। उसके बाद मोनार्की, अभी देखो मोनार्कियल स्टेट ज़्यादा थे दैन रिपब्लिकन स्टेट, ये तो सही है। तो अभी मोनार्की मतलब होता क्या है? हम्म, जैसे कि आपको पता है कि कोई राजा होगा, कोई राजा होता था और जो राजा था, है ना, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, मोनार्कियल सिस्टम मतलब मोनार्कियल स्टेट या फिर मोनार्कियल सिस्टम या फिर मोनार्की क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टेरिटरी या कोई रीजन है जो कि किसी राजा या किसी क्वीन के द्वारा रूल किया जा रहा है। तो वहाँ के जो लोग होंगे वो इन्हें राजा मानेंगे, इनकी लॉयल्टी शो करेंगे, और फिर ऐसे टेरिटरी ऐसे रीजन को कहा जाता है किंगडम, है ना। ऐसे टेरिटरी ऐसे रीजन को कहा जाता है किंगडम। और जो सिस्टम होती है टोटल, जहाँ पे एक राजा होगा, उस राजा जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, उसके हाथ में सुप्रीम पावर होगी, लोग उसके प्रति लॉयल हो गए। ठीक है, वो पूरा जो एरिया है उसे गवर्न कर रहे हैं। तो ये जो टोटल सिस्टम है उसे कहा जाएगा मोनार्कियल सिस्टम। और मॉडर्न डे अगर हम बात करें तो एक तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब मॉडर्न डे डेफिनेशन तो एक तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक व्यक्ति होता है जो कि मोनार्क होता है, चाहे वो क्वीन हो या किंग हो, वो स्टेट का हेड होता है अनटिल हिज लाइफ। ठीक है, या फिर जब तक उसे निकाला नहीं जाए। जैसे कभी कभी कोई और डायनास्टी आ जाती है वो उसको निकाल देंगे, या फिर लोगों का कूप हो जाता है तो वो उसे निकाल देते हैं। तो इस तरीके से वो चलता है। ठीक है, तो ये जो मोनार्कियल सिस्टम है, ये जो मोनार्कियल सिस्टम है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक रूलर होगा, राजा या रानी, वो उनके पास सुप्रीम पावर होगी। ठीक है, वो जो टेरिटरी है उसे गवर्न करेंगे और लोग जो है उनके ऊपर भी उनका पूरा अधिकार होगा। वहाँ के टोटल जो
मतलब जितने भी रिप्रोडक्टिव जो चीज़ें होंगी उनके ऊपर उनका अधिकार होता है अल्टीमेटली। जैसे आज हम जिस देश में रहते हैं ना, गवर्नमेंट चाहे तो आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी कभी भी जो है वो एक तरीके से कॉन्फिस्केट कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सोल अथॉरिटी है, वैसे ही तब मोनार्कियल सिस्टम थी। हाँ, अभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो आप अगर कोई इनडिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें आपके साथ हो रही तो आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ होता नहीं था। राजा जो चाहता था वही वहाँ पे होता था, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते थे वो उसके अंडर होते थे, और वो चाहे तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ज़बरदस्ती भी इन्फोर्स करवा सकता था, फोर्स यूज़ कर सकता था। और जनरली क्या होता था, एक डायनास्टिक रूल चलते थे, ठीक है। जो मोनार्की थी ना वो थ्रू डायनास्टिक के थ्रू जो है उनकी जो सिस्टम थी वो चलती थी। इसमें क्या होता था, इसमें एक फैमिली होती थी जो कि रूल करती थी थ्रू हेरिडिटरी सक्सेशन, ठीक है। जब तक कि उनकी जो डायनेस्टी है या फिर उनका जो आखिरी राजा है वो मर नहीं जाता या फिर उसको कोई मार नहीं जाता, फिर नई डायनेस्टी आती थी। तो ये धीरे धीरे अभी कवर होगा आपको, अगर आपको पता नहीं है डायनेस्टी वगैरह क्या होता है, तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब राजाओं महाराजाओं का काल आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। कुछ फेमस जो किंगडम्स है यहाँ पे, जैसे कि मगध है, कोसला है, काशी है, अवंती। तो ये कुछ ऐसे फेमस किंगडम्स है जो कि 16 सेंचुरी में जब, सॉरी 6th सेंचुरी में जब 16 जो महाजनपद आए थे उनके साथ ये भी थे, लेकिन बाद में बाकी जो महाजनपद थे और जो गणाजन संघास थे वो जो है बाकी, जैसे कि मगधा हो गया, कोसला हो गया, इन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और फिर अल्टीमेटली ये चार ही जो है, अल्टीमेटली ये चार ही, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चार मतलब यहाँ पे मगधा कोसला, चार नहीं थे ये, मगधा कोसला अवंती और एक और था, अवंती मगधा कोसला और ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आगे देखेंगे वहाँ आएगा वो। तो ये चार थे, ये तो मैंने यहाँ पे मतलब एक बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल है कि कौन कौन से किंगडम थे उन 16 महाजनपदों में जहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम चलती थी। तो उसमें मगधा था, कोसला था, काशी था, अवंती था, इनिशियली कुरुश भी था, ठीक है। तो चार कौन से थे हम आगे अभी देखेंगे। तो चलो पहले सबसे पहले कुछ फीचर्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। मोनार्कियल सिस्टम के फीचर जो है वो डिस्कस करने के बाद आपको और चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी मोनार्कियल सिस्टम और रिपब्लिकन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, और हो सके तो कंपेरेटिव स्टडी करना, ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम और रिपब्लिकन सिस्टम, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंस भी आ जाता है। और आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो उसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। फीचर, अभी फीचर क्या थे, तो सबसे पहले यहाँ पे राजा जो है उसे डिवाइन स्टेटस दिया गया था। मतलब राजा को, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था कि राजा जो था ना, राजा को एक तरीके से जो गॉड थे उनका रिप्रेजेंटेटिव माना गया था। जैसे कि मोस्टली जो लॉर्ड विष्णु है उनका ही अवतार इसे माना जाता था राजा को। और ये काम कौन करता था, ये काम करता था पुरोहित, ठीक है। वो प्रीस्ट पुरोहित जो होंगे वो यज्ञ वगैरह करवाते थे और फिर वहाँ पे एक तरीके से लिजिटिमाइज कर देते थे इनके रूल को। तो डिवाइनिटी के बारे में हमने लास्ट में डिटेल में डिस्कस किया था। जब कुशान आ जाएंगे ना तो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिविनिटी के बारे में। तो किंग को एज ए प्रोटेक्टर माना जाता था। जो भी जो रीजन, जिस रीजन में वो रहते हैं उस रीजन के लोगों को, उस पूरे रीजन को प्रोटेक्ट करने का, उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का काम राजा का था। और इसीलिए राजा का महत्व, जो इंपॉर्टेंस जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी होती थी, आपस में मतभेद होते थे, झगड़े होते थे, फिर लोग खुद को सिक्योर महसूस नहीं करते, तो फिर इससे बेहतर उन्होंने सोचा कि चलो एक राजा ही क्यों ना हो, ठीक है, बेहतर होगा, एक राजा होगा वो हमारी रक्षा करेगा। जैसे विष्णु है वो पूरे ब्रह्मांड के एक तरीके से प्रोटेक्टर माने जाते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है, विष्णु को प्रोटेक्टर माना जाता है, और किससे बोले, शंकर जी है तो उनको क्या माना जाता है, डिस्ट्रॉय माना जाता है। तो उसी तरह जो राजा था उसे विष्णु का अवतार माना गया था। फिर अथॉरिटी ऑफ किंग, सोल अथॉरिटी थी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, एवरीथिंग। जैसे कि मैंने बताया कि उसके जो रियाल था, उसकी जो टेरिटरी थी, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी उसका वो ही ओनर होगा, ठीक है। सारे जो सिविल एंड क्रिमिनल रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो सॉल्व कर लेगा, उसकी फाइनल अथॉरिटी होंगी। अल्टीमेट कंट्रोल था सारे सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर उसके उस टेरिटरी में, ठीक है। फिर किंग और उसकी लीगल प्रोसीजर, चाहे वो एक लॉ मेकर था, वो खुद लॉ बनाता था, लॉ को पास करवाता था, उसको इन्फोर्स करने का काम उसका था। मतलब उसके लिए ऑफिशियल्स होते थे लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी इसी के पास थी। फिर एक उसको जो है एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती, जैसे आज होती है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल होती है ना, तो उसी तरह जो है वो एक काउंसिल भी होती थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आप उन्हें बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसी की चलती थी, ठीक है। अभी अंडर मोनार्कियल सिस्टम अगर देखा जाए तो जो स्टेटस था प्रिस्ट का वो काफ़ी बढ़ चुका था। क्यों बढ़ चुका था, क्योंकि इनका एक काम था कि ये राजा जो था उसके रूल को लेजिटिमाइज करते थे, है ना। तो फिर इनका स्टेटस काफ़ी बढ़ चुका था, काफ़ी राजस्व ये और इतने सारे दुनिया भर के यज्ञ वो परफॉर्म करवाते थे, काफ़ी ज़्यादा उनका फायदा था, और राजगुरु वगैरह का कंसेप्ट भी आ चुका था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय इन दोनों का जो स्टेटस था वो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जो वैश्य थे वो तो बीच में ही थे, लेकिन शूद्रों की कंडीशन काफ़ी ख़राब यहाँ से, शूद्र एंड वुमन इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब यहाँ से आपको होती हुई देखने को मिलेगी। फिर जो स्टेट थे ना,
इनके ऊपर जो अनयूटिलाइज जो लैंड थी उसके ऊपर स्टेट का अधिकार होता था। जैसे आज होता है कि ऐसे लैंड जो अनयूटिलाइज होते हैं जिनका कोई ओनर नहीं होता वो सरकार के ही होते हैं, तो सेम कंसेप्ट तब भी चलता था। फिर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ऑब्वियसली अनइक्वल होगा, क्योंकि राजा क्या करते थे, ये ब्राह्मण पुरोहित वगैरह होते थे, इनको काफ़ी ज़्यादा ज़मीन दे देते थे, और जो शूद्र वगैरह होते थे फिर ये यहाँ पे सिर्फ काम करते थे। तो इसलिए आपको जो इनइक्वलिटी आज भी समाज में देखने को मिलती है, किन किन लोगों के पास 200-300 एकड़ ज़मीन होती है और बाकी लोगों के पास नहीं है, तो ये इसी का जो है परिणाम है। ठीक है, तो यही एक सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के रीजन्स है। ठीक है, स्टेट कंट्रोल जो है वो मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे और डिस्ट्रीब्यूशन होते थे उनके ऊपर स्टेट का पूरा कंट्रोल होता था, मतलब एक तरह सोशलिस्टिक मॉडल चलता था वहाँ पे। आज के अगर इकोनॉमिक के टर्म में मैं बात करूँ तो सोशलिज्म वाला कंसेप्ट वहाँ पे चलता था। ठीक है, कंपलसरी टैक्सेस थे जैसे कि बाली, भागा, करा, और करा मतलब कि जब कैश में टैक्स देना शुरू हो गया। अभी देखो कंपलसरी टैक्सेस अभी आ चुके थे, इससे पहले क्या था, इससे पहले आपको पता है कि वॉलुंटरी टैक्सेस थे। ठीक है, अभी जो कि भागा थी, लेकिन अभी कंपलसरी टैक्स पे करने पड़ते, क्योंकि पूरे साम्राज्य को चलाना पड़ता था, स्टैंडिंग आर्मी होती थी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे, उनकी पेमेंट वगैरह, तो इसके लिए फिर कंपलसरी कर दिया गया था टैक्सेस को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ना, वो अभी राजा इलेक्टेड नहीं होता था, वो अभी हेरिडिटरी होता था। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है, यहाँ से आपको क्लियरिटी आ चुकी है कि क्या होता है मोनार्कियल सिस्टम, किस तरीके से वो चलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आप इन फीचर्स को और जो रिपब्लिकन स्टेट वाले जो फीचर्स थे उनको कंपेयर करके अगर आपको पूछा जाए कि कंपेयर करो, तो आप आसानी से जो है इन सवालों का जवाब जो है दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा रिपीट कर लेना लेक्चर को, बैक करके पॉज करके फिर से देख लेना। अभी हमें देखना है कि जो ये जो मोनार्कियल सिस्टम होती थी इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, महाजनपद का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था। अभी जैसे कि 16 जो महाजनपद थे, अभी यहाँ पे 16 महाजनपद में एक ही तरीके का तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा ना, क्योंकि 16 अलग अलग तरीके महाजनपद चलते थे, उसमें कुछ जो रिपब्लिकन स्टेट थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अभी हमें देखना है कि किस तरीके से मोनार्कियल सिस्टम में या फिर महाजनपदा जो थे उनके वक्त पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एक ओवरऑल ओवरव्यू हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई गई ना, ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है। ठीक है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, जैसे कि द पर्सन हु सक्सेड टू द थ्रोन आफ्टर परफॉर्मिंग राजसूय यज्ञ, उसे राजा कहा जाता था। काफ़ी मतलब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। वो फिर खुद को राजसूय यज्ञ करके एम्परर टाइटल घोषित करता था, एक रथ वगैरह टाइटल है सारी की सारी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो याद रख सकते हो, मेंस में शायद ही आप इनका यूज़ कर सको। ठीक है, किंग की जो पावर थी वो थेरोटिकली या ना लीगली जो थी लिमिटलेस थी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जो थी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह थे, जिनमें ब्राह्मण होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा मतलब एक सभा भरती थी, फिर उसमें पूरे राज्य के जो लोग हैं वो मिलते थे, वो जितने भी उनके इश्यूज वगैरह थे वो चलते थे। तो एक तरीके से इन रियलिटी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनके ऊपर लिमिट थी उनके पावर के ऊपर, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो लिमिटलेस पावर थी। और कुछ कुछ राजा तो ऐसे होते थे जो किसी की नहीं मानते थे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से करते थे, जैसे कि जो एब्सोल्यूट मोनार्च थे ना, ऐसे होते हैं जैसे नंदा डायनेस्टी के कुछ ऐसे रूलर्स थे जो एब्सोल्यूट मोनार्च मोनार्च की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त वगैरह हो गया, फिर उधर खिलजी वगैरह आया था, वो तो मतलब पागल ही था एक तरीके का। ज़्यादा ज़्यादातर देखो जो ऐसे लोग थे जो मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्ट्री के एडवाइस से चलने वाले जो राजा थे ना, ये काफ़ी कम थे। ठीक है, और ये फिर डिसीजन काफ़ी बढ़िया लेते थे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल ले सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हो कुशाना का, फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो मिडिवल इंडिया में अकबर का। ठीक है, फिर शिवाजी महाराज। ये ऐसे कुछ रूलर्स थे जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं थे, ये लोगों के बारे में सोचते थे, ये एड एंड एडवाइस से काम करते थे। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते थे। बाकी तो राजा ऐसे ही थे। ठीक है, जो कि सिर्फ मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह सब ऐसे बस रखे थे। ठीक है, होनी चाहिए कोर्ट में कुछ भी रहने, तो राजा अकेला अकेला नहीं बैठ सकता ना वहाँ पे, इसलिए ये चलता था सब। अभी जो रूलर थे ज़्यादातर क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे, और मिनिस्टर्स जो थे वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। और जो व्यापारी वर्ग था उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, लेकिन पिजन का कोई पिजन शूद्र इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं, वुमन का कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ से खत्म हो चुका था। ठीक है, तो तीन ज़्यादातर दो लोगों के हाथ में ही पूरी सत्ता आ चुकी थी। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में अगर देखा जाए तो मिनिस्टर की एडवाइस जो वो ली जाती थी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लोग लेते थे, कुछ राजा नहीं लेते थे। समिति हुआ करती थी, मतलब पीपल्स असेंबली, ये साल में महीने भर में या फिर 2-3 महीनों में एक बार बढ़ती थी, जहाँ पे लोगों के साथ राजा जो है डिस्कशन वगैरह करता था। ठीक है, तो पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो असेंबली का जो व्यू था वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऐसा माना जाता है उस वक्त पे, मतलब इनिशियली देर हैज़ बिन केसेस वेयर द टिरानिकल किंग्स, मतलब जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क थे ना, उनको लोगों ने निकाल दिया, मतलब असेंबली के जो डिमांड थे ना उन उन बेसिस पे लोगों ने उनको निकाल दिया। ऐसे भी राजा, ऐसे भी इंस्टेंसेस कुछ हुए हैं, यूरोप में तो ज़्यादा हुए हैं कि लोग परेशान हो गए उस राजा से, फिर राजा नहीं निकाले। जैसे कि नंदा डायनेस्टी आप देखो, तो जो नंदा डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था
उसको एक कू हुआ था, उसमें जो है हटाया गया था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो तो कोई ऐसे मतलब क्षत्रिय क्लैन से नहीं बिलोंग करते, वो एक जनरल कैटेगरी से थे। मतलब जनरल मतलब एक जनरल जो पीजेंट सोसाइटी थी या फिर जो जनरल लोग थे उनमें से ही एक थे। फिर आपको पता है वो कहानी आपने सुनी होगी कि जो आपके जो कौटिल्य थे उनकी इंसल्ट हो गई एक बार, तो फिर उन्होंने कौटिल्य ने इनको बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर कू किया पूरा का पूरा, और वहाँ से राजा को क्योंकि राजा का जो रूल था वैसे देखा जाए तो नंदा डायनेस्टी जो थी काफ़ी फ्लरिशिंग थी, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो एकदम पीक पे थी। सबसे दुनिया में सबसे अमीर जो राजा था तब नंदा ही था। लेकिन उसका जो रूल था ना वो काफ़ी एब्सोल्यूट था, वो लोगों की सुनता नहीं था, मिनिस्टर्स की इंसल्ट करता रहता था। फिर लोगों ने उसको हटा दिया। तो असेंबली का जो रोल था ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। और इवन लोग जो है मोनार्क को डेथ सेंटेंस भी दे देते थे। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। आगे हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, आगे देखते हैं। ये बस एक इंट्रोडक्टरी लाइन्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अभी तक हमने कवर किया ही नहीं, अभी हम आगे करेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला था। अभी देखो, जो राजा था ना ये मतलब एक वॉर लॉर्ड था। ठीक है, जनरल कमांडर ही होता था। जो युद्ध होता था, बैटल्स होती थी, वहाँ पे लीड यही करता था। ठीक है, फिर जो मोनार्क था वो विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर ब्यूरोक्राट्स इनकी मदद से काम करता था। ठीक है, फिर कुछ हायर ऑफिशियल्स थे, इनके कुछ नाम आप देख सकते हो, जैसे कि हायर ऑफिशियल को अमात्य या फिर महामत्रास कहा जाता था। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहते थे, जैसे कि कमांडर, उन्हें सेना नायक कहा जाता है, मिनिस्टर, मंत्री, चीफ अकाउंटेंट, जज, हेड ऑफ द रॉयल हराम। रॉयल हराम मतलब जहाँ पे उस रॉयल मतलब वो राजा का जो पूरा जो रॉयल फैमिली थी वहाँ की जितनी भी जो वुमन थी वो उस हरम में रहती थी, तो उसका भी एक हेड होता था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ ऑफिशियल्स के नाम है आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, जैसे सेना नायक किन्हें कहा जाता है। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन होता है जैसे आज गांव में सरपंच होता था, वैसे ग्राम मोजका, ग्रामीण या फिर ग्रामीण उसे कहा जाता था। आयुक्त होते थे जो कि एक अलग मतलब उनका काम था कि क्या काम था, वो परफॉर्म कंपेरेबल ड्यूटीज इन फ्यू स्टेट। तो इतना ज़्यादा काम नहीं था आयुक्त का। द बुद्धिस्ट लिटरेचर डिस्क्राइब वर्षकराज एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था जो कि एक प्रोमिनेंट मिनिस्टर था, ऐसा कहा जाता है। अजातशत्रु की काफ़ी मदद की थी जिसने वैशाली को कॉन्क्योर करने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वर्षकराज के। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी के ऊपर आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, हमने पढ़े नहीं होते कहीं पे, हमारे बुक्स में होते ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वही से आ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है वर्षकराज के बारे में कि कौन थे। तो ये एक मिनिस्टर था जो अजातशत्रु की जिसने हेल्प की थी इन विनिंग द वैशाली। ठीक है, उसके बाद फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, ये तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, तो एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी था, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी उन्हें जो है वो सपोर्ट करनी पड़ती, स्टैंडिंग आर्मी थी उसको, तो उसके लिए फिनेंशियल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था। फिर पीजेंट और जो फार्मर्स थे उनको जो कंट्रीब्यूशन था वो अभी ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था, जैसे कि बाली हो गया, जो कि स्पेशल ऑफिसर थे उसको कलेक्ट करेंगे, जैसे जिसे बाली साधकास कहा गया, मतलब बाली को कलेक्ट करने वाले बाली साधका। फिर वैदिक टाइम पे जैसे कि आपको पता है कि ट्राइब्समैन जो थे वो वॉलंटरी पेमेंट देते थे, लेकिन अभी जो है अभी कंपलसरी हो गया। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ राइटिंग में हैव बेनिफिटेड इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो इससे राइटिंग का काफ़ी बड़ा रोल था मगधन एम्पायर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और टैक्स जो है वो दोनों तरीके से, कैश में भी और काइंड में भी। काइंड में मतलब किसी चीज़ों में, जैसे कि आप धान मतलब धान दे रहे हो आप, ऐसे मतलब कोई चीज़ अगर उसमें अगर आप टैक्स पे रहे हो तो काइंड, और कैश तो आपको बताइए। तो कैश में भी टैक्स यहाँ से पे करना स्टार्ट हो चुका था, इससे पहले जो टैक्स था वो काइंड में पे होता था। ठीक है, तो ये काफ़ी इतना मुश्किल नहीं समझने के लिए, काफ़ी आसान है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह का। तो लीगल सिस्टम किस तरीके चलती है महाजनपदार्थ में, ठीक है, उसको अभी देख लेते। काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज थी लीगल सिस्टम में, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट बेसिस पे, मतलब वो जो जजमेंट जो होती थी। देखो देखो देखो, जैसे आपको पता है चार वर्ण है हमारे पास। ब्राह्मणाज जो कि प्रिस्ट थे, जिनका काम इंस्ट्रक्शन का था, वो टीचर्स वगैरह होते थे। क्षत्रिय थे जो रूलर्स थे, और वैश्यास थे जो पीजेंट एंड टैक्स पेयर्स थे, और शूद्राज थे, इनका काम था इन तीनों की सेवा करना। तो ये 4 वर्ण सिस्टम थी हमारी सोसाइटी में। तो धर्मसूत्र का क्या कहना है, धर्मसूत्र इसका क्या कहना है, किस तरीके से जो है वो लीगल सिस्टम होनी चाहिए। तो धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग जो है वो जो सज़ा होती है, या फिर जो भी जो भी होता है सज़ा, और मतलब क्राइम के हिसाब से, सपोज कोई चोरी कर रहा है, अगर चोरी सपोज क्षत्रिय ने की तो उसको सज़ा कम होगी, अगर ब्राह्मण ने की तो उसको उससे भी कम होगी। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए वरना भी पाप लगेगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब कंसेप्शन बनाए हुए थे। ठीक है,
और शूद्र को सबसे ज़्यादा सजा होती थी, मतलब एक ही काम के लिए सजा चारों को अलग अलग होती, तो यही धर्मसूत्र में दिया गया था। ग्रेटर द वर्ना प्योरर इट वाज, मतलब जितना मतलब हाइयर वर्ण हो गए, हाइयर कास्ट होंगी, वो ज़्यादा प्योर है, और फिर उसका ज़्यादा काम होगा कि मोरल ऑर्डर को एक तरीके से जो है वो अपहेल्ड करना। और जो शूद्रास थे वो अलग अलग तरीके उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाए गए थे, तो एक तरीके से हैंडीकैप उन्हें बना दिया गया था, उनके जो प्रिविलेज थे वो निकाल दिए गए थे, सोसाइटी में सबसे निचले पायदान पायदान पे उन्हें रखा गया था। जो लेजिस्लेटर थे ना, वो एक मिथ जो है प्रोपागेट करते शूद्रास के लिए कि वो जो है वो क्रिएटर के जो फीट है, मतलब पैरों से जो ही निकले हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। चार वर्ण कहाँ से आए ब्रह्मा के, ठीक है। तो अभी आपको मैं फिर से बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आप पता है आपको कि ब्राह्मण किस तरीके से उसका जन्म हुआ है, क्षत्रिय का जन्म किस तरीके से हुआ है, ब्रह्मा ने इसका जन्म कहाँ से किया, कैसे किया, वो आपको पता है, बताया था मैंने लास्ट टाइम। द शूद्रास वे एक्सप्रेसली आस्क्ड टू वर्क एज ए स्लेव, क्राफ्ट्समैन, एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर द्विजा। द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न। अभी ये कंसेप्ट भी लास्ट लेक्चर में हो चुका है, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर में वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे थे, द्विजा वाला कंसेप्ट आपका क्लियर था। द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो लेक्चर आप देखो, ठीक है। नहीं तो ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा, अगर मैं इन सारी चीज़ों को अगर बार बार एक्सप्लेन करते बैठूँ तो 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। रॉयल एजेंट्स थे जो कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को एडमिनिस्टर करते थे। हार्श पनिशमेंट होती थी, काफ़ी हार्श पनिशमेंट थी, इवन मोरास के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन सोसाइटी थी। फिर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि क्रिमिनल पनिशमेंट जो थी वो एक तरीके से आय फॉर एन आय इस तरीके से चलती थी, मतलब अगर आपने सपोज आपने किसी के साथ झगड़ा किया और आपने उसके दांत तोड़ दिया, तो फिर आपके भी राजा दांत ही तोड़ेगा। आपने अगर किसी की आँख फोड़ी तो फिर राजा आपकी आँखें फोड़ेगा, मतलब इस तरीके से चलता था, ठीक है। जो क्रिमिनल जो पनिशमेंट थी ना, वो इन द कंसेप्ट ऑफ विजिलेंस या फिर टिट फॉर टैट इस तरह से वो चलती थी। अगर आपने किसी का मर्डर किया, फिर आपको 10 साल 15 साल की सजा नहीं होगी, आपका भी मर्डर ही होगा, राजा करेगा आपका। तो इस तरीके से जो सजा वो दी जाती थी क्रिमिनल केसेस में। तो despite the rise of socio-economic inequalities, family connection remained immensely significant and were later included caste system. वुमेन सबऑर्डिनेशन इंटेंसिफाइड व्हेन पैट्रिकल, हाँ, तो वुमेन का सबऑर्डिनेशन जो है स्टार्ट हो चुका था, मतलब काफ़ी स्टार्ट हो चुका था, अभी इंटेंसिफाई हो रहा था दिन दिन प्रतिदिन, पैट्रिकल के सिस्टम जो डेवलप हो रही थी। तो ये था, हमने देखा लीगल सिस्टम किस तरीके से वर्क करती थी। आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जो पनिशमेंट थी वो अकॉर्डिंग टू कास्ट दी जाती थी। हायर कास्ट लोअर पनिशमेंट, लोअर कास्ट हायर पनिशमेंट। टिट फॉर टैट वाला नियम चलता था क्रिमिनल केसेस में। अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको सजा है मौत। आपने किसी की आँख फोड़ी तो आपको उसके बदले आँख ही आपकी वो लेते थे। तो इस तरीके से काफ़ी हार्श पनिशमेंट होती थी, ब्रूटल पनिशमेंट दी जाती थी। ऐसे बाद में चल के ऐसे भी कुछ पनिशमेंट कुछ राजाओं ने दिए जिसमें हाथी के पैरों से वो मतलब कुचलवा देते थे। ऐसे भी पनिशमेंट बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रियलिटी में सच में होता था, ठीक है। अभी कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो? जो महाजनपद पीरियड का जो कंक्लूजन है उसको हम अभी कंक्लूड करने वाले। तो क्या बोल सकते हैं कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिस्टम थी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग 16 महाजनपद पीरियड। मतलब कि आपका जो जो वैदिक पीरियड था उसके बाद, वैदिक पीरियड में जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम थी वहाँ से लेके महाजनपदाज में जब हम एंटर करते हैं तो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर जो पॉपुलर असेंबलीज थी जैसे कि सभा जन समिति हैड वर्चुअली वनिश। सभा जन समिति का जो इंपॉर्टेंस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और अभी जो टाइनी ग्रुप था परिषद, उसका सारा कुछ चलता था, मतलब जिसमें ज़्यादा जो इलाइट्स लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, और एक किंग की एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे काम करते थे। किंगशिप जो थी वो अभी हेरिडिटरी बन चुकी थी और किंग जो था वही सुप्रीम था। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हमने मोनार्की सिस्टम पढ़ लिया, हमने रिपब्लिकन सिस्टम भी पढ़ लिया, तो आपको आपके नोट्स जहाँ पे आप बनाते होंगे, मतलब जो लोग पेड नोट्स ले रहे हैं तो उनको करने की जरूरत नहीं, तो पेड नोट्स में आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा। जो लोग पेड नोट्स नहीं परचेज करे तो वो अभी रिपब्लिकन और मोनार्की सिस्टम में क्या डिफरेंस है ना, उसको नोट कर सकते हो। मैंने दोनों पढ़ा है, आप अभी डिफरेंस को, क्योंकि एनालाइज करके नोट्स बनाना है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि डिफरेंशिएट करना किस तरीके से अलग था। डिफरेंशिएट मतलब दो कॉलम बना दोगे, डिफरेंस ऐसा नहीं। आपको रिपब्लिकन सिस्टम को एनालाइज करना है, मोनार्की सिस्टम को एनालाइज करना है, दोनों के फीचर्स एनालाइज करने और किस तरीके से चेंजेस थे हर फ्रंट पे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर तरीके के फ्रंट पे आपको डिफ्रेंशिएशन जो है वो दोनों के बीच में करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, मैंने पढ़ा दिया है, अभी आपको करना है। तो अभी देखते हैं कि मगध एम्पायर दुनिया का नहीं, भारत का सबसे पहला किंगडम किस तरीके से इवॉल्व हुआ था, किस तरीके से इमर्ज हुआ था, और क्या इसके सिग्निफिकेंस थे, और लेटर डेज में कितना ये इंपॉर्टेंट हुआ था। तो मगधा जो था इनिशियली वो 16 जो महाजनपद थे उनमें से एक था, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहला रेफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा अथर्ववेद में,
ठीक है, अलॉन्ग विद द अंग, गांधारीज और 2-3 ऐसे नाम थे, और इन्हें डिस्पाइस पीपल कहा जाता है। मतलब अथर्ववेद में मगधा वगैरह के लोगों को डिस्पाइस कहा गया। अभी क्यों कहा गया डिस्पाइस, मतलब कि जिनसे आप नफरत करते हो, जो कि बहुत मतलब आपके हिसाब से अगर अगर आप किसी को डिस्पाइस बोल रहे हो तो आपको वो लोग पसंद नहीं है, तो इस तरीके से कहा जाता है। तो अथर्ववेद में अभी इन्हें डिस्पाइस पीपल क्यों कहा गया है, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसके राइज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आया तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो मगधन एम्पायर जो डेवलप हुआ था ना, वो बिहार वाले रीजन में डेवलप हुआ था। उस वक्त पे बिहार वाला जो रीजन था वो हेटेरोडॉक्स जो सेक्ट्स थे, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके इन्फ्लुएंस में था। और यहाँ पे होम हवन यज्ञ वगैरह नहीं होते थे, तो ज़्यादातर जो था वहाँ पे वो बुद्धिज्म, जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, और राजा महाराज भी उनको फॉलो करते थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि अथर्ववेद जो है ब्राह्मणिकल सोर्स है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, तो वहाँ पे फिर इन लोगों को बुरा वाला ही कहा जाएगा ना। और इसीलिए मगधन एम्पायर डेवलप हुआ था, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस से बाहर था। ये आगे हम फैक्टर्स वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इकोनॉमिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, वो भी रिस्पॉन्सिबल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है, मगधन एम्पायर के डेवलप होने में या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म के डेवलप होने में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहे। तो ठीक है, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोर एरिया जो था मगधन एम्पायर का, वो गंगा जो रिवर है ना, गंगा, इसके साउथ में था, बिहार स्टेट। और इसकी सबसे पहली कैपिटल थी राजगृह, मॉडर्न डे राजगीर इसे कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि ये जो था वो 16 महाजनपदों में से एक था। और ये किस तरीके से इतना बड़ा हुआ, बाकी 16 महाजनपद जो है वो तो उसमें से बस मतलब 16 में से सिर्फ एक ही ऐसा था जो कि एम्पायर बना है। ठीक है, एम्पायर अलग चीज़ होती है, किंगडम एम्पायर वैसे तो एक ही होता है, लेकिन एम्पायर काफ़ी बड़ा होता है, किंगडम थोड़ा छोटा हो सकता है कंपेरेटिवली। तो 16 के 16 जो मोनार्कियल या फिर रिपब्लिकन स्टेट थे ना, उनको सबको एनेक्स करके और मैट्रिमोनियल अलायंस का फायदा या फिर ऐसे पॉलिसीज लेके, ऐसे पॉलिसीज अप्लाई करके मगधा जो है वो एक फर्स्ट एम्पायर बना था। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी उस वक्त। ठीक है, 16 में से सिर्फ एक जो है वो एम्पायर बना, बाकी 15 जो इसमें ही सब्ज्यूम हो गए। ठीक है, तो किस तरह से हुआ था तो ये देखेंगे अभी। राइज ऑफ मगधा वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड पुट एन एंड टू स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। काफ़ी ज़्यादा झगड़े चलते थे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए। ठीक है, तो पूरा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था अभी वो एक ही छत्र के अंदर, एक ही रूलर के अंदर आ चुका था। पूरे इंडियन रीजन को उसने यूनिफाई कर दिया था। मतलब एक्सटर्नल इन्वेजन जो है वो भी हुआ नहीं था। जैसे आपको पता है अलेक्जेंडर आया ही नहीं था, वो वहाँ से ही चला गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर तो ठीक है वो चला गया था, लेकिन बाद में जो आपको पता है ग्रीक वगैरह आए थे, या फिर जो मैसेडोनियन इन्वेजन तो नहीं बोल सकते, ईरानियन इन्वेजन हुआ था उस वक्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इजीली हरा दिया था उनको। तो क्यों, अगर सपोज 16 महाजनपद होते तो फिर हमारे ऊपर तब से ही बाहर के लोग कब्जा कर लेते। ठीक है, जैसे बाद में आपको देखने को मिलेगा अरब से आए थे, मुस्लिम आए थे, तो यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो आए और उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया था। अगर सपोज ऐसा कोई स्ट्रांग एम्पायर अगर होता, जैसे कि तब था, जैसे मौर्य एम्पायर वगैरह हो गया, नंदास थे, तो मतलब नंदास के पास इतनी वेल्थ थी और इतनी खतरनाक थे नंदा मौर्य कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी इंडिया में आने की। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ उस वक्त। 200-300 साल, 400 साल हम बोल सकते हैं, या फिर इवन 500 साल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन नहीं हुआ। फिर बाद में वो आए थे ग्रीक्स वगैरह, जब मगधन एम्पायर जो है मतलब मौर्य सम्राट अशोक के बाद इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फिर इतने पावरफुल रूलर्स थे नहीं हमारे यहाँ। तो 6th and 8th सेंचुरी बीसी में हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से फाउंडेशन का काम करता है। बाद में जो बड़े बड़े एम्पायर डेवलप हुए, मगधन एम्पायर मतलब मॉडर्न डायनेस्टी वगैरह के लिए, तो मगधा जो था ना वो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से जो है वो इवॉल्व हुआ था अलॉन्ग विद द जैसे कि ट्रेड रूट, कम्युनिकेशन। तो इसकी इसकी जो लोकेशन थी ना मगधा की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। अभी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब क्या होता है कि देखो मगधा अगर आप देखो ना, मैप में देख लेते एक बार, फिर मैं आपको समझा, आप बेहतर समझ पाओगे क्यों ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था। अभी देखो मगधा यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो ये तीन ओर से रिवर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे हमला करना इतना आसान नहीं है। एक तरफ थे फिर माउंटेन्स, तो इसके ऊपर कब्जा करना लिटरली इम्पॉसिबल था। फिर ये मेन रूट पे, ट्रेड रूट पे, उत्तर पथ पे, तो यहाँ से सारी रिवर जो है जा रही है, तो यहाँ से इकोनॉमी काफ़ी फ्लरिश हो रही थी, क्योंकि ट्रेड रूट था। अभी ट्रेडिंग वगैरह होंगी तो जो है वो सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेंगे, तो सरकार के पास पैसा आएगा, स्टैंडिंग आर्मी हो सकती है। हाँ, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना मतलब अगर वहाँ पे इकोनॉमी के लिए काफ़ी स्कोप है, वहाँ पे सोसाइटी के लिए काफ़ी स्कोप है, वहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर्स इस तरीके से कि आपके ऊपर कोई आसानी से जो है आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। तो ये सारे रीजंस थे ना, ये सारे रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से मगधन एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर हुआ था बाकी रीजन, बाकी के कंपैरिजन में। तो आगे देखेंगे हम फैक्टर जब देखेंगे ना,
तो ये आपको देखो अभी जैसे कि है ना, जियो पॉलिटिक्स में हम अगर बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में कौन है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, कौन सी कंट्री है ऐसी जियो पॉलिटिक्स में? वैसे देखा जाए तो इंडिया एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है आजकल अगर देखा जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे तीनों तरफ समंदर है, वो ऊपर से हम हिमालय, तो हमारे ऊपर मतलब इन्वेजन करना इतनी आसान बात नहीं है। और पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का दबदबा दिन ब दिन बढ़ रहा है, मतलब पिछले कुछ 20 सालों से। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। और एक जो चाइना है, चाइना का जो इमरजेंस हुआ इससे, इसकी वजह से यूएसए काफ़ी कंसर्न है, तो यूएसए को इंडिया की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी लोकेशन है इम्पोर्टेंट, अभी पाकिस्तान की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाकिस्तान भी स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है लोगों को, पूरी दुनिया को। तो इसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। हम जो पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ अगर लेक्चर अगर आगे तक डिस्कस करेंगे तो फिर वो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 500-600 बीसी के आसपास मगध एम्पायर का जो एक्सटेंट था वो कितना था, छोटा सा एरिया था। फिर यहाँ से आप देख सकते हो कोर रीजन तो इतना है, राजगीर 6th सेंचुरी में। फिर धीरे धीरे जब हरण्य का डायनास्टी जो आई, ठीक है, तो 100 सालों में उनका जो एम्पायर था वो बढ़ चुका था इतना। फिर और आगे चढ़ के जो है वो शिशुंग डायनास्टी के वक्त पे उज्जैन तक चला गया, मतलब सेंट्रल इंडिया उसने कवर कर लिया। और जब नंदास आते हैं ना, नंदा, तो नंदास के टाइम पे ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है इतना, ये पूरा जो है वो नंदास के वक्त पे काफ़ी बड़ा एम्पायर था। और फिर जब आपके चंद्रगुप्त मौर्य आए तो उन्होंने इधर थोड़ा बढ़ा दिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, लेकिन ये नीचे नहीं जा जा पाए क्योंकि काफ़ी कम समय के लिए उन्होंने रूल किया। फिर आपको पता है सम्राट अशोक आए और उन्होंने तो मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसके ऊपर ही कब्जा कर लिया, ठीक है। नीचे थोड़ा मतलब यहाँ से जो है चेरा चोला पांड्या इंडिपेंडेंट है, तो ये पूरा एरिया जो था ना वो मगधन एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर के वक्त अंडर था, ड्यूरिंग सम्राट अशोक, पूरा ये, ठीक है। जैसे कि आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, सारा का सारा एक ही छत्र के अंदर था, वो रहते मौर्यन, ठीक है। और उसके बाद इतना बड़ा एम्पायर किसी ने खड़ा नहीं किया पूरे भारत में। हाँ, औरंगजेब के समय पे था कुछ 10-15 सालों के लिए, लेकिन बाकी किसी ने नहीं किया। तो आप देख सकते हो, और ये जो मैप है ना, ये मैप यहाँ पे दर्शा रहा है कि जब मगधा और अवंती, ये दो ही बड़े बड़े स्टेट रह चुके थे 462 BC, मतलब चार रहे थे। तो अवंती और मगधा के ऊपर काफ़ी, मतलब इनमें काफ़ी झगड़ा वगैरह चल रहा था। कोसला था एक, कोसला, मगधा और अवंती, ठीक है। तो फिर ये इनमें काफ़ी जो है आपको एक फ्यूड और स्ट्रगल फॉर ये रीजन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 462 BC में सारे के सारे जो छोटे छोटे जो किंगडम है ना, ये इनके अंदर आ चुके हैं। तो मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे वैल्यू एडिशन होती है आपके मार्क्स में। हाँ, तो फैक्टर्स हमें डिस्कस करने के कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मगध एम्पायर जो राइज हुआ है। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि फिजिकल लोकेशन मगधा की, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, राजगीर जो कैपिटल थी और पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी क्रूशियल एरियाज में थी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ से सारी रिवर्स बहती थी, तो वहाँ पे फिर ट्रेड वगैरह चलता था, कम्युनिकेशन के चैनल्स थे, तो वहाँ से टैक्स वगैरह मिलता था। फिर तो देखा जाए तो तीनों तरफ से नदियाँ थी, एक तरफ से माउंटेन्स थे, तो उनके ऊपर कब्जा करना इतनी आसान बात तो थी नहीं। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, उत्तर पथ जो था उसमें ही वो आता था उसी रूट पे। फिर नेचुरल जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर, जैसे उसके बाद जैसे कि आयरन था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मोनार्क थे वो फॉर्मिडेबल वेपन बना सके अपने, और अपनी जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो काफ़ी पावरफुल वो बना सके, क्योंकि आयरन जो था काफ़ी फ्लेक्सिबल था और काफ़ी जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एक मेटल है। तो उससे जो वेपन्स बने हैं वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहे, आयरन का इंपॉर्टेंट हमने देखा था एक लेक्चर में, वो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो फिर से आप देख लेना। फिर गंगाटिक प्लेन से यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सरप्लस होता था, वो एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से फिर इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को सस्टेन करना पॉसिबल था। सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज में जो लोग थे वो इन्वॉल्व हो चुके थे, उनको सस्टेन करना पॉसिबल था। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा बोलता हूँ एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। लोग एग्रीकल्चर को जो है इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं, मतलब बिना खेती के कोई जी नहीं सकता पूरी दुनिया में। मतलब अगर लोग खेती करना बंद कर देंगे ना तो कोई फायदा, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है सिंस द टाइम इमोरियल, मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आई है ना, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो ही अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होती है और अर्बन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन होती है।
जैसे कि हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना जो था वो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस नहीं था, वो डिक्लाइन हो रहा था। और जब सेकंड अर्बनाइजेशन यहाँ पे हुआ मगधन एम्पायर के वक्त, तो सबसे बड़ा रीज़न था यही कि गंगाटिक प्लेन्स थे, जो एल्यूवियल सॉइल्स थी, काफ़ी वहाँ पे प्रोडक्शन होता था। रेनफॉल भी एक तरीके से ठीक ठीक ठाक था, तो कल्टिवेशन के लिए कंडीसिव एटमोसफेयर था। ठीक है, तो इकोनॉमिक हेजीमोनी जो है वो यहाँ पे आ चुकी थी गंगा की वजह से, गंगा डेल्टा वगैरह की वजह से, तो इसलिए गंगा का इतना इंपॉर्टेंट था। और गंगा का इंपॉर्टेंस इतना इसलिए था, और इसीलिए लोगों ने उसके साथ अपने मतलब जो इमोशंस थे जोड़ लिए, और उसको भी पवित्र पवित्र माता वाता बना दिया। मतलब लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वजह से जो है ना किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस आ जाता है। ठीक है, गाय जो है ना, गाय इसका इसका इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, इसीलिए फिर इसका इतना महत्व था, उसे मारा नहीं जाता था। और फिर उसके साथ फिर लोगों ने जो है वो धर्म वगैरह जोड़ दिया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो नॉर्थ इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी गंगा। साउथ इंडिया में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडस, और इधर ईस्टर्न इंडिया में ब्रह्मपुत्र। तो बिम्बिसारा ने जब गंगा के ऊपर कब्जा कर लिया, तो मगधन एम्पायर जो था ना वो चंपा रिवर तक चला गया था। मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल एरिया जो था वो मगधन एम्पायर के अंडर आ रहा था। तो बिम्बिसारा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे। चंपा जो थी, ये इसका सिग्निफिकेंट रोल था। चंपा एक रिवर थी साउथ ईस्ट एशियन, श्रीलंका और साउथ इंडिया का ट्रेड में। ठीक है, तो राइज ऑफ सिटी एंड यूज ऑफ मेटल मनी आ चुकी थी, जैसे कि कॉइनेज वगैरह सिस्टम स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बढ़ा। और टोल्स वगैरह भी अभी इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था राजाओं ने। तो इसकी वजह से जो एक तरीके से ट्रेजरी थी, स्टेट ट्रेजरी, खजीना, वो बढ़ने लगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो एम्पायर जो है वो काफ़ी फॉर्मिडेबल बनता है। ठीक है, और कलिंगा, एंशियंट कलिंगा, तो कलिंगा जो थी, एंशियंट कलिंगा, ये काफ़ी नज़दीक था। तो वहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते थे मैसिव स्केल पे। तो इसका भी एक ये भी मतलब एक ही रीज़न था एलिफेंट्स वगैरह का होना, क्योंकि एलिफेंट काफ़ी यूज होते थे। ऐसा माना जाता है नंदास के वक्त पे, जो नंदा था ना उसके वक्त पे काफ़ी हज़ारों एलिफेंट थे, और वो एलिफेंट के बारे में सुन के ही लोग हमारे ऊपर आक्रमण वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि एलिफेंट को काफ़ी हेवी माना जाता था उस वक्त। मतलब आर्मी में अगर एलिफेंट है तो आपकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में जब वो तुर्क आए ना, जैसे कि खिलजी वगैरह जहाँ से आए थे, तुर्क, अरबी, फिर वो घोड़े लेके आए खतरनाक वाले, फिर ये एलिफेंट वगैरह कुछ चले नहीं। ठीक है, फिर सब जो है वो इसी वजह से वो टर्किश या फिर तुर्क लोग थे वो हमारे ऊपर कब्जा कर पाए, क्योंकि वो घोड़े लेके आए थे जो कि तेज दौड़ते थे। मतलब आपको पता है एलिफेंट इतना बड़ा होता है, उसको पलटने में तो घंटा लग जाएगा, तो क्या वो युद्ध युद्ध में काम करेंगे। मगधन सोसाइटी जो थी वो अनकन्वेंशनल नेचर की थी, जैसे कि अनकन्वेंशनल मतलब कि वो वहाँ पे ब्राह्मणिकल जो नियम थे, रूल्स थे, वो चलते नहीं थे। ठीक है, सेवरल एंटरप्राइजेस थे, एम्बिशियस रूलर्स थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बिम्बिसारा एक एम्बिशियस रूलर था, एक मतलब लीडर की पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप अगर आज के डेट में देखो, पॉलिटिकल पार्टी अगर देख रहे हो, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास स्ट्रांग लीडर है वही जीत रही है। ये रियलिटी। आप आम आदमी पार्टी को देख लो, आप बीजेपी को देख लो, कांग्रेस का अभी रूल खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके पास लीडर ही नहीं है। तो लीडर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लीडर जो है एम्बिशियस होनी चाहिए, उनका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे था, यहाँ पे पहले बिम्बिसार, फिर अजातशत्रु, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, नंदा, सम्राट अशोक। तो ये लीडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लीडर की वजह से ही ये जो मगधा था वो इतना डेवलप हुआ था। ठीक है, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो थी ना, इनकी वजह से जो फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल जो एक तरीके से अपहीवल हुआ था, और सोसाइटी में एक लिबरल चीज़ें आ चुकी थी, और इक्वलिटी आ रही थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न था कि मगधन एम्पायर जो डेवलप हुआ था, और ब्राह्मणास का इतना ज़्यादा कंट्रोल सोसाइटी पे नहीं था। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स। अभी आपको क्या करना है, ये तो फैक्टर्स मैंने ऐसे मतलब डिस्कस कर लिए। आप इन फैक्टर्स को अगर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप चाहते हो, अगर आपको क्वेश्चन आए फैक्टर्स एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ मगधन एम्पायर, तो आप ऐसे अगर पॉइंट दे दोगे तो आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो आपको मार्क्स ज़्यादा मिले, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो फैक्टर्स है ना, इनको सब हेडिंग के अंदर आप ला सकते हो। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। आप टॉपिक 1 हेडिंग 1, इसमें आप बोल सकते हो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। स्ट्रैटेजिक लोकेशन में आप 2-3 पॉइंट, जैसे कि फिजिकल लोकेशन वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, और नेचुरल रिसोर्स वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप गंगाटिक प्लेन्स, फिर वहाँ पे रेनफॉल होता, तो किस तरीके से जो एग्रीकल्चर था वो सरप्लस हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटी डेवलप हुई, लोगों को मतलब टैक्स वगैरह मिलने लगा, तो आर्मी डेवलप हुई। थर्ड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और वो किस तरीके से डेवलप हुई। फोर्थ पॉइंट ऑफ मेंशन मतलब फोर्थ टॉपिक आपका होगा, सब हेडिंग होगा आपका यहाँ पे लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप में आप ये 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, कुछ आपके मतलब आपके मन से भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। सिक्स पॉइंट आप बोल सकते हो कि
अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी आप डाल सकते हो। फिर जो यहाँ पे आप बोल सकते हो राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म 7 पॉइंट, 8 पॉइंट आउट ऑफ मतलब आउटसाइड द रीच ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। तो 7 to 8 अगर आप सब हेडिंग्स या फिर सब हेड्स अगर बनाओगे तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर है, ये समझ में आता है एग्जामिनर को। तो ये तो है ना, ये मैंने अभी यहाँ पे बस आप हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट नहीं जाएंगे। लेकिन जो नोट्स होंगे हमारे पेड, इसमें मैं ये जो सारे ऐसे जो पॉइंट्स हैं ना वो सब हेडिंग के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको नोट्स आपको परचेस करनी चाहिए। वीडियोज जो है बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, सारी की सारी चीज़ें नोट्स में मतलब वीडियोज में पीपीटीज में कवर नहीं कर सकते, इसीलिए वो नोट्स लॉन्च किए गए। तो आप अगर चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से खुद, ठीक है। बाकी तो जो खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। फिर मगधन डायनेस्टीज के बारे में आज से हम पढ़ेंगे। ठीक है, डायनेस्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी बचा है। मगधन डायनेस्टी, अभी देखो जो 600 से लेके 400 का जो टाइम पीरियड था, 600 या 300 हम बोल सकते हैं, 600 से लेके 320 तक का ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में मगधन एम्पायर में 3 डायनेस्टी का रूल था। जो मेन जो रूल था, हरण्यका डायनेस्टी थी, शिशुंगा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। और ये 300 BC से फिर मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है, मतलब मगधन एम्पायर के अंदर ही, लेकिन मौर्यन उसे अलग एम्पायर ही कहा गया है। वो मगधा के अंदर भले ही आया, लेकिन उसे मगधन एम्पायर ने उसे मौर्यन एम्पायर कहते हैं। क्यों? वो जब हम मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये डायनेस्टीज थी, ये रूल कर रही थी मगधन एम्पायर के। लेकिन जब मौर्य का रूल यहाँ पे आ जाता है तो फिर मगधन एम्पायर कहा ही नहीं जाता, उसे मौर्यन एम्पायर कहा जाता है, ठीक है। और वो डायनेस्टी नहीं थी, वो पूरा एम्पायर ही था खुद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उनका कब्जा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब वो जो वक्त था 300 से लेके वहाँ से हम बोल सकते हैं कि 100-200 साल का जो पीरियड था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बस एक गलती की थी अशोक ने, उन्होंने नॉर्थ, जैसे कि अभी चाइना में उसी वक्त पे चाइना की जो ग्रेट वॉल है ना, वो उसी वक्त पे बनाई गई थी, इसीलिए चाइना में इन्वेजन हुआ ही नहीं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अशोकन टाइम पीरियड का, फिर अशोका का जो माना जाता है, मतलब हिस्टोरियन उसे क्रिटिसाइज करते हैं, वो इसी बेसिस पे करते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा पावरफुल रूलर था, अगर वो एक वॉल बना देता हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे आज का अफगानिस्तान वगैरह वहाँ से, क्योंकि वहाँ तक हमारा रूल था, तो हमारे देश में बाहर से इन्वेजन होता ही नहीं। तो जैसे कि चाइना में ग्रेट वॉल बनाएगी तो वहाँ पे इन्वेजन हुआ ही नहीं, वहाँ पे चाइनीज लोग ही आज भी। हमारे यहाँ पे अगर वॉल बन जाती तो फिर हमारे देश में जो है वो इन्वेजन नहीं होता। तो ऐसा एक ड्रॉबैक है माना जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम मौर्यन एम्पायर को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी BC तक जो 16 महाजनपद थे उनमें से सिर्फ 4 बचे थे एट द एंड। वो 4 थे मगधा, कोसला, अवंती और वत्सा। और फिर एट द एंड मतलब 320 BC आते आते बस एक बचा था, और वो था मगधा। ये तीनों जो थे ना, इसके ऊपर कब्जा हो चुका था मगधा का। अभी किस तरीके से हुआ था आगे हम कवर करने वाले। फाइनली मगधा इमर्ज triumphant and gained statehood. It rose to prominence as the most powerful state in ancient Indian subcontinent and first empire था। जरासंध जो है, जरासंध ये बृहद रथ का डिसेंडेंट है ऐसा माना जाता है, और इसी ने मगधन एम्पायर जो है उसे इस्टेब्लिश किया था, ऐसा ये मानते हैं। महाभारत में ऐसा मेंशन है जरासंध के बारे में। अभी हरण्यका डायनेस्टी, सबसे पहली डायनेस्टी जो है जिसने मगधन एम्पायर के ऊपर रूल किया वो है हरण्यका डायनेस्टी। Magadhan Empire was under Haranyaka, expanded under Shishungas and Nandas and reached its heights under Mauryas। जैसे कि मैंने बोला कि मौर्यस जो थे वो मगधन एम्पायर के अंदर आते थे, लेकिन मौर्यस का व्याप इतना बड़ा था, उनकी स्टेटस मतलब वो अलग ही थे, तो इसीलिए उसे मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो मगधन एम्पायर के अंदर एक डायनेस्टी थी। मगधन एम्पायर जैसे कि हरण्यका ने उसको बनाया, शिशुंगाज एंड नंदाज ने उसको बढ़ाया, और उसके हाइट पे लेके जाने का काम किया था मौर्यस ने, चंद्रगुप्त और सम्राट। तो जो बुद्ध चरित्र जो है ना, अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखे, उसमें आपको बिम्बिसारा जो है ना, बिम्बिसारा, इसको ऐसा बोला गया है कि ये हरण्यका फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि बिम्बिसार जो था वो हरण्यका फैमिली से बिलोंग करता था। ये किस बेसिस पे है? तो अशोक घोष के बुद्ध चरित्र की बेसिस। तो ये जो डायनेस्टी थी ये बनाई गई थी इसके फादर ने बनाई थी अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मतलब जो फाउंडर थे हरण्यका डायनेस्टी के, तो वो थे इसके फादर, किसके? बिम्बिसार के। अभी इनके फादर कौन थे पता नहीं है।
तो जितना बोला गया है मौर्यन मतलब बुद्धिज्म में। ये भी देखो, ये जो पीरियड है ना 600 से 700, 600 से 300, 200 या फिर वहाँ से जो 1000 साल का कार्यकाल है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक इंपॉर्टेंट और प्राइम सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था इस वक्त पे, ठीक है। ब्राह्मणिज्म जो था ना वो एक थोड़ा पीछे हट चुका था बुद्धिज्म की वजह से। तो बिम्बिसार सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे पहला रूलर, देखते हैं इसके बाद में क्या किया इसने, क्या नहीं किया। अभी बिम्बिसारा जो था ना, ये इसका रूल था 558 से लेकर 400 मतलब 491 BC के आसपास। अभी ये डेट्स थोड़ी इधर उधर हो सकती है अलग अलग बुक में, लेकिन डेट डजेंट मैटर। आपको याद रखना है कि 6th सेंचुरी BC में इसका रूल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे अब और आपको पता होना चाहिए कि ये हरण्यका डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये बुद्धा के कंटेम्पररी था, इसके ऊपर पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू सुत्त पिता का, ही मेड बुद्धा प्रायर टू बुद्धा एनलाइटनिंग, मतलब बुद्धा को बोधि मिलने से पहले ये बुद्धा से मिल चुका था। बिम्बिसारा फर्स्ट मोनार्च था जिसने परमानेंट आर्मी जो है वो मेंटेन की थी, मतलब स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट आर्मी, जिसे सैन्य या फिर श्रेणिया भी कहा जाए। अभी परमानेंट आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी और में क्या फर्क, मतलब परमानेंट आर्मी और स्टैंडिंग आर्मी ये क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। परमानेंट आर्मी या फिर स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि युद्ध हो ना हो आर्मी रहेगी। जैसे कि आज युद्ध हो रहा है भारत का, नहीं, आर्मी है भारत के पास, खड़ी है वहाँ पे। एक होती है वॉलंटरी आर्मी जो कि युद्ध के समय बुलाई जाती है, ऐसे वो बाकी टाइम पे वो अपने अपने काम करेंगे, युद्ध के टाइम पे फिर बुलाया जाएगा। तो दो तरीके की आर्मी होती है, एक तो स्टैंडिंग आर्मी या फिर परमानेंट आर्मी, दूसरी होती है वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी उन्हें उसे क्या नाम दिया जाता है हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप बोल सकते हो वॉलंटरी आर्मी, जो कि आर्मी के लोग होते हैं लेकिन काम नहीं करते, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी में होता था, ठीक है, गन्नाज और संगाज में होता था। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनका, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो सबसे पहला जो राजा था जिसने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की थी वो था बिम्बिसार। उसकी जो कैपिटल थी वो थी राजगृह। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है ये भी। जैन टेक्स्ट जो है ये भी कहते हैं कि जो बिम्बिसार है ना, ये महावीर का डिसाइबल था, क्योंकि महावीर और बुद्ध कंटेम्पररी थे और ये भी महावीर से मिल चुका था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट रिकॉर्ड बिम्बिसारा रेन फ्रॉम 544 टू 492। अभी देखो ये जैसे कि मैंने बोला कि रिकॉर्ड्स अलग अलग रिकॉर्ड्स में अलग अलग जो है चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेट्स में देखने मिलेंगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। देर इज नो डेफिनेट आंसर एज टू वेदर बिम्बिसारा प्रैक्टिस जैनिज्म और बुद्धिज्म, एट बोथ रिलीजन क्लेम हिम एज ए देयर सपोर्टर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों रिलीजन को उसने सपोर्ट किया था, लेकिन वो किसी एक रिलीजन को फॉलो करता था ये बता पाना काफी मुश्किल है। अभी बिम्बिसारा ने किस तरीके से उसकी जो पॉलिसीज थी, जैसे कि एनेक्सेशन, एक्सपांशन, मैट्रिमोनियल अलायंस, इस तीनों पॉलिसीज का यूज करके अपना जो साम्राज्य साम्राज्य था वो बढ़ाया था। अभी हमें ये देखना है। अभी ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसारा के जो फादर थे उनको अंगा मोनार्क है ना, अंगा, उसने मारा था। तो बिम्बिसार क्या करेगा, बदला लेगा, तो बदला ले लिया और एनेक्स कर लिया अंगा को। फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अवंती का जो राजा था प्रद्योत, उसके साथ पहले इनिशियली उसके झगड़ा था, ठीक है, लेकिन बाद में दोनों दोस्त बन गए। और जब झगड़ा था तब प्रद्योत जब बीमार हुआ था तो इसका जो रॉयल जो फिजिशियन था जीवका, इस जीवका को भेजा था प्रद्योत को देखने बिम्बिसारा ने। और आपको पता होगा बिम्बिसारा का जो रॉयल फिजिशियन जीवका था ये गौतम बुद्ध का भी फिजिशियन था। तो इसीलिए माना जाता है कि बिम्बिसार गौतम बुद्ध ये अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद फिर इनमें दोस्ती होगी बिम्बिसार और प्रद्योत में, लेकिन बाद में फिर से झगड़ा हो ही जाता है अजातशत्रु के वक्त। तो उसने मैरिज अलायंसेस का इस्तेमाल किया था बिम्बिसारा ने, ताकि जो पॉलिटिकल पोजीशन थी वो स्ट्रेंथन हो सके। काफ़ी शादियाँ की थी इसने, ऐसा माना जाता है 500 बीबियाँ थी, मतलब ये तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसने मैरिजेस काफ़ी बनाई थी ताकि एक तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस जो है बन सके और थोड़ी शांति रहे। तो समझदार था, इसने महाकोसला से शादी की थी, जो कि प्रसेनजीत कोसला रूलर है उसकी बहन थी। और काशी की जो प्रिंसेस थी, मतलब इस शादी में उसको काशी जो है एज ए डाउरी मिला था, मतलब दहेज के रूप में मिल चुका था। फिर उसने विधेयन प्रिंसेस से भी शादी की थी। फिर उसने खेमा जो प्रिंसेस है जो कि मद्रा रूलर की जो डॉटर थी उससे भी शादी की थी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इस वक्त पे जो मगधा था एक डोमिनेंट फोर्स बन चुका था 6th सेंचुरी BC के एंडिंग में। और एज ए रिजल्ट ऑफ इस कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब वही मैरिज अलायंसेस वगैरह। तो मगधा जो था एक इसके पास अराउंड मतलब 18,000 विलेजेस जो है मगधा के अंदर थे। इतना बड़ा एम्पायर ये बन चुका था महावग्ग, महावग्ग के अकॉर्डिंग। महावग्ग को नहीं, ये कोई हिस्टोरियन नहीं, महावग्ग एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो डेथ किस तरीके से हुई, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको इसके बेटे अजातशत्रु ने मारा था। अजातशत्रु का नाम है कुनिका, ये आपको नाम याद रखना है। कुनिका किसका नाम है, अजातशत्रु का नाम है, ठीक है। लेकिन जैन टेक्स्ट का ऐसा कहना है कि मारा नहीं था, बस बंदी बनाना था। तो ये आपको रखना है डेथ किस तरीके से। दो क्लेम्स है, जैनिज्म का कहना है कि मारा नहीं था, इम्प्रिजन किया था, बुद्धिज्म का नहीं मारा था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई पूछने वाला नहीं। एडमिशन किस तरीके से चलता था ड्यूरिंग बिम्बिसार,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कहना है कि विलेजेस थे वो गवर्न होते थे बाय ग्राम विकास। दे ऑल्सो टॉक ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल कॉल्ड महामत्राज हु माइट बी गिवन एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एंड मिलिट्री फंक्शन। ट्रेजरर जो था उसे कुंभ भोजवा कहा जाता। तो ये हमने डिस्कस किया बिंबिसार के बारे में। अजातशत्रु के बारे में देख ली थी। अजातशत्रु का रूल किस तरीके से 492 से लेकर 460 BC के आसपास ऐसा माना जाता है अजातशत्रु का रूल था। अजातशत्रु ने इसके मतलब पिताजी मतलब बिंबिसार को मारा था टू टेक द किंगडम अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। फिर इसने भी जो एक्सपांशन है उसको जारी रखा। अजातशत्रु जो था इसको मतलब अगर इसने इसके पिताजी को मारा है तो ऑब्वियसली अगर महाकोसला देवी जो है वो उसको दुख तो होगा। महाकोसला देवी कौन है अभी हमने डिस्कस किया, वो अजातशत्रु की माँ थी, ठीक है ना। तो महाकोसला देवी को पेन हुआ तो फिर जो प्रसेनजीत था जिसकी ये बहन थी उसको भी दुख होगा। फिर वो क्या करेगा, इसके साथ युद्ध करेगा और अल्टीमेटली जीतेगा कौन, तो अजातशत्रु जीतेगा। साथ ही जो लिच्छवी प्रिंसेस जो थी ना इसकी मदर, यहाँ पे भी इसका झगड़ा हुआ तो फिर उसने वैशाली के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से इसने कब्जा करने का काम किया, मतलब एक तरीके से दुष्ट राजा था वैसा बोल सकते। इट टुक 60 years टू डिमोलिश वैशाली एंड इंक्लूड इट इनटू हिज डोमिनियन। मतलब यहाँ से हम पता चला कि वैशाली काफ़ी पावरफुल किंगडम था क्योंकि 16 साल लग गए अजातशत्रु को वैशाली को कब्जा करने के लिए। ही यूटिलाइज वॉर इंजन टू लॉन्च स्टोन्स मच लाइक कैटापुल्ट्स, मतलब गुलेन देखो वो युद्ध में ऐसे अलग अलग तरह के वेपन्स यूज करता है। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो जो भल्लाल देव था ना उसका जो चैरियट था वो किस तरीके से था, उसमें से आगे से वो जो एरोज निकलते थे और वो आगे वो एक था मतलब कोई आएगा तो उसे मतलब अगर आपने देखी तो आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसी तरीके के जो चैरियट था वो इसका था, ठीक है। और इसके पास एक गधा होता था, एक गधा मतलब आपको पता है भीम के पास था, उस तरीके का गधा था। तो इससे लोगों को मारता था, वो खतरनाक था, ये ब्रूटल था। राजगृह जो थी ना रिस्पॉन्डेड टू अवंतीज वार्निंग बाय प्रिपेयरिंग एन इन्वेजन आफ्टर देन, ठीक है ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उदयन लास्ट रूलर था, उदयन जो था ना वो लास्ट रूलर था हरण्य का डायनेस्टी का। एंड उदयन ने क्या किया था, एक किला बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, तो गंगा एंड सोन के कन्फ्लुएंस पे पटना। तो ये था हरण्य का डायनेस्टी के बारे में। अभी नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है शिशुंग डायनेस्टी। अभी शिशुंग डायनेस्टी का क्या रोल है, उदयन जो था वो लास्ट रूलर था, उसको शिशुंग डायनेस्टी के रूलर ने रिप्लेस किया था। दे क्रश अवंती स्ट्रेंथ पुटिंग एन एंड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन मगधा एंड अवंती। मगधा एंड अवंती के ऊपर कब्जा किया था शिशुंग डायनेस्टी ने, ठीक है। और यहाँ से फिर अवंती जो है वो मगधा एम्पायर का पार्ट बन चुकी है। काला जो का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसे काकावरिनी भी कहा जाता है, एक शिशुंगा मोनाश था जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इसने बुलाई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजातशत्रु ने बुलाई थी, ठीक है। और फिर शिशुंगा जो डायनेस्टी थी इनको रिप्लेस किया नंदाज ने। अभी देख लेते हैं कुछ रूलर्स के बारे में। शिशुंगा सबसे पहला रूलर शिशुंगा, इसने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, इसलिए इसे शिशुंगा डायनेस्टी कहा जाता है। ही वॉज एन अमत्य ऑफिशियल गवर्नर ऑफ नगदस्का, लास्ट हरण्य का किंग। मतलब हरण्य का किंग जो था लास्ट उदय, इसका ही एक मंत्री था, फिर मंत्री ने ही राजा को मार दिया। इसकी जो कैपिटल थी वो थी गिरिवराज। शिशुंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट है वो है डाउनफॉल ऑफ अवंतीज पावर। अवंती काफ़ी पावरफुल स्टेट था, इसने अवंती के ऊपर कब्जा कर लिया। इसकी कैपिटल उज्जैन थी। दिस इफेक्टिवली एंडेड द मगधा एंड अवंती 100-year कॉन्फ्लिक्ट। आप देख सकते हो कि 100 साल से कॉन्फ्लिक्ट था अवंती और मगधा में, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था अगर आपको पता है। ये देखो अवंती और मगधा का कॉन्फ्लिक्ट, इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला था और अंत में जीता कौन, मगधा, शिशुंगा डायनेस्टी। 100 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अवंती बिकेम पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर एंड रिमेन्ड सो अंटिल द एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। लेटर कैपिटल वो दिल्ली तो वैशाली लेटर कैपिटल थी शिशुंगा का, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काला शोका जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को समन किया था, इसको काका वर्ना भी कहा जाता था। ये अलग, ये जो दो नाम होते हैं ना अलग मतलब राजा के, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अशोका के 2-3 नामों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये दोनों हमने नए नाम देखे, एक नाम हमने अजात शत्रु का देखा था, एक यहाँ पे काला शोका, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोनों। इसके कैपिटल इसने क्या किया, इसने पाटलिपुत्र का कैपिटल बनाया। तो आपको ये पूछा जाए कि अगर कैपिटल पाटलिपुत्र किसने बनाई, तो काला शोका ने बनाई, मतलब रिलोकेट हुआ था। ही वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द पैलेस रिवॉल्ट दैट ब्रॉट नंदा डायनेस्टी। मतलब नंदा जो था ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर वहाँ पे जो काला शोका था इसको मार दिया और फिर नंदा डायनेस्टी जो है वहाँ पे स्टार्ट होती है 383 BC में। काला शोका ने एक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में कन्वीन की थी। द काउंसिल वाज कॉल्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क नेम येसा हु विटनेस्ड द वैशाली मॉन्क रिन्यूइंग डॉक्ट्रिन। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल वाला ये पोर्शन है, ये उसमें देखेंगे।
तो यहाँ से सेकंड डायनेस्टी का रूल खत्म हो रहा है। तो आप नंदा डायनेस्टी का मैप देख लो यार, नंदा डायनेस्टी कितनी मतलब एक तरीके से एक्सपांड जो है वो हो चुकी थी। तो यहाँ से पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है ना वो अभी नंदा डायनेस्टी, कलिंगा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से पूरा ये जो था नंदा डायनेस्टी, नंदा एम्पायर था, कितना बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, है ना। और फिर चंद्रगुप्त ने ये यहाँ तक बढ़ा दिया था, लेकिन कलिंगा के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य कब्जा नहीं कर पाया। और फिर अशोक आया, और अशोका ने तो मतलब पूरा ही टोटल कलिंगा युद्ध वगैरह के बाद ही तो फिर उसने उसको ऐसा पता चला कि भाई युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए, फिर उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया। और फिर आपको पता है क्या हुआ उसके बाद में, तो मगर नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा। फिर नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी जो एक एंशियंट इंडियन डायनेस्टी थी, जो कि ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम मगधा, और वॉज इस्टेब्लिश इन 422 BC। यहाँ पे डेट का थोड़ा इशू हुआ है ना, 422 BC नहीं होना है। 383 BC में तो काला अशोका ने कन्विंस की सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, 423 कैसे हो सकता है? ठीक है, डेट जो है यहाँ पे मुझे करेक्शन करना होगा, डेट में गड़बड़ हो सकती है। तो डेट को आप भूल जाओ, डेट को भूल जाओ, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो था महापद्मनंद, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया ये राजा था, काफ़ी ज़्यादा इसने नंदा डायनेस्टी को जो है वो एक तरीके से पीक पे पहुंचाया था। तो नंदा डायनेस्टी जो शिशुंगा डायनेस्टी के बाद आई थी, और इसने शिशुंगा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। मगर महापद्मनंद जो था इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रिय कहा जाता है, क्योंकि देखो नंदा डायनेस्टी जो थी ना, ये यहाँ पे ब्राह्मणों की नहीं चलती थी, यहाँ पे क्षत्रियों की नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि ये नंदा डायनेस्टी वाले जो लोग थे ना, मतलब महापद्मनंद, इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि ये एक शूद्र वुमन, मतलब इसकी जो माँ थी वो एक शूद्र थी, और इसीलिए ये नॉन क्षत्र ओरिजिन से है, नॉन क्षत्रिय ओरिजिन, ठीक है। ये नॉन क्षत्रिय ओरिजिन से नंदा डायनेस्टी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बाकी कुछ पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी रूल किंगडम फॉर वेरी वास्ट स्पैन ऑफ टाइम। और दशानंद जो था वो लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का, जिसे कौटिल्य की जिसने इंसल्ट की थी ना वो दशानंद था। तो मैंने बोला ना ये इज्जत ही नहीं करते थे ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की, तो इसने इंसल्ट कर दी थी कौटिल्य की, और उसका रिजल्ट था कि फिर कौटिल्य जो है वो, चाणक्य जो है वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आए और इसको मरवा दिया, और फिर मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। नंदा जो थी ना, नंदा जी इन्हें लो ओरिजिन का माना गया है, और क्योंकि इनकी जो मदर थी वो शूद्रा थी। महापद्मनंद के बारे में देख लेते हैं, इसे उग्रसेन भी कहा जाता है महापद्मनंद को। ये इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर था, मतलब जिसने एम्परर का टाइटल जो है वो एक तरीके से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, लेकिन ये भी था, ठीक है। ये इंडिया का है चंद्रगुप्त मौर्य, और ये हिस्टोरिकल है क्योंकि हिस्ट्री में सबसे पहले एम्पायर टाइटल इसने लिया था, और इंडिया का जो टेरिटरी जो बढ़ाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ाया था, तो फिर इसे भी कहा जाता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछने वाला ना। ये असैसिनेट कालाशोका टू बिकम अ किंग, कालाशोका मतलब वही आपका चेचुंगा डायनेस्टी का आखिरी रूलर जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाया था। इसका ओरिजिन तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द सन ऑफ लास्ट शिशुंगा मोनार्क प्लस शुद्रा वुमन, अकॉर्डिंग टू पुराण में ऐसा कहा गया है। ही वॉज द सन ऑफ बार्बर हार्लोट अकॉर्डिंग टू सर्टन जैन राइटिंग। मतलब देखो पुराणाज में अलग बताया गया, पुराण में कहा गया है कि जो महापद्मनंद है वो शैशुंगा मोनार्क जो था लास्ट, उसका और एक शूद्र वुमन का बेटा है। जैन और ग्रीक राइटर्स का ऐसा कहना है कि नहीं, ये एक बार्बर, मतलब वही जो सलून शॉप वाले होते हैं ना, उनका बेटा है। हार्लोट मतलब इसकी माँ हार्लोट थी, वो इसके जो पिताजी थे वो बार्बर थे, ऐसा इसीलिए इसे लोअर ओरिजिन का माना गया, ये क्षत्रिय नहीं थे। ज़्यादातर एक्सेप्टेड थे ही, और इसीलिए नंदास को ऐसा माना गया है कि वो अधर्मिक थे। अधर्मिक मतलब कि वो धर्म को नहीं मानते थे ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू धर्म तो आपको पता ही है, धर्म हमने देखा है धर्म क्या है। तो आपको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए थे, राजा मतलब राज्य करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय का होता है, ब्राह्मण का क्या, मतलब अलग अलग काम दिए गए थे सबको, तो इन्होंने तो वो वायलेट कर दिया था पूरा, तो इसलिए इन्हें अधर्मिक कहा गया है धर्मा के रूल के अकॉर्डिंग। नंदा आर डिस्क्राइब इन बुद्धिस्ट लिटरेचर बिलोंगिंग टू अनंत कुल, मतलब अननोन लीनियज, जिनके लीनियज के बारे में पता ही नहीं है। बुद्धिज्म को पता ही नहीं है कि कहाँ से आए। ग्रीक और जैन का कहना है कि नहीं, ये बार्बर और हार्लोट का बेटा था ये, और इनका तो अलग ही कहना है, ठीक है। तो ही हिज रूल वॉज फॉर 28 ईयर, 28 साल तक इसने रूल किया महापद्मनंद ने। इज ऑल्सो नोन एज सर्व क्षत्रिय तंत्र, मतलब कि जिसने क्षत्रिय को मारा। एक रथ मतलब जो सारे प्रिंसेस, सारे एरिया के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर उसका कब्जा था। ड्यूरिंग हिज रूल द एम्पायर एक्सपांडेड, इट वेंट फ्रॉम कुरु काउंटी टू गोदावरी वैली इन साउथ एंड फ्रॉम मगधा टू नर्मदा इन द ईस्ट।
हमने अभी इसका मैप देखा है। ही कॉन्क्योर न्यूमरस किंगडम, उसने कलिंगा के ऊपर भी थोड़ा देर के लिए कब्जा किया था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो कब्जा चला है। ये ऑल्सो ऑप्टेन कोसला, कोसला के ऊपर भी इसने कब्जा कर लिया, बिकॉज ऑफ इनॉर्मस आर्मी। आर्मी काफ़ी पावरफुल थी और इकोनॉमी काफ़ी बढ़िया थी। तो पाली जो स्क्रिप्चर है ना, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, इसमें इसे उग्र सिंह कहा गया। अभी क्यों उग्र सिंह कहा गया? क्योंकि आर्मी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी पावरफुल ये लोग थे, काफ़ी वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल थे, तो इसीलिए नंदा का जो उग्र था उसे उग्र सिंह भी कहा गया। उसके बाद 2 लाख की आर्मी थी, 60 लाख का, मतलब 2 लाख को लोग थे, उसमें 60,000 पैदल चलने वाले थे, 6,000 वॉर एलिफेंट थे। कैवलिन मतलब घोड़े वाले होते, घोड़सवार, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। इफेक्टिव यूनिट सिस्टम थी, जिससे मैसिव आर्मी जो है सस्टेन हो सकती थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी धनानंद जो कि लास्ट रूलर था, ही वॉज अ फाइनल एम्पर ऑफ नंदा। इन ग्रीक इसे अग्रमाज या फिर जेंड्राम्स भी कहा गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। ड्यूरिंग हिज रेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लेकिन अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी अलग अलग तरीके, कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी आर्मी थक चुकी थी। अभी आर्मी थक चुकी थी क्योंकि पूरा मतलब वहाँ से यूरोप से वो यहाँ तक चल के आया था, लड़ाई लड़ के आया था। और इन्होंने काफ़ी कुछ सुना था नंदा के बारे में कि नंदा काफ़ी पावरफुल है, इनके पास इतने 6,000 तो हाथी है और 60,000 घोड़सवार है और 2 लाख की आर्मी है। तो वैसे ही फिर उनके जो है वो डर गए थे और पहले ही थक चुके थे, तो वहाँ से वापस चले गए। ये इंपॉर्टेंस था मगधन एम्पायर के रोज का, कि इंडिया में इन्वेजन नहीं हुआ था। धनानंद जो था ना, इसने इसके फादर की जो वास्ट वेल्थ थी इसको इनहेरिट किया था, जिसमें 2 लाख ट्रूप थी, 20,000 कैवलरी थी, 3,000 एलिफेंट थे, 2,000 चैरियट थे। तो ये जो है ना, ये अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आंकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि 4,000 पहले किसके बाद कितनी आर्मी। हिज रिपोर्ट टू वन ऑफ द महाजन बता 8 to 9 सन, मतलब पद्मा के 8 से 9 बेटे थे, उसमें से एक था। हिज क्रेडिट विद डेवलपिंग नंदो पक्रानी पर्टिकुलर मेजर। एक तरीके से ये वेट्स एंड मेजर की सिस्टम है, इसमें मतलब मापन वगैरह के लिए इसे यूज किया जाता है। ये बिकेम अनपॉपुलर, क्योंकि ये सबकी इंसल्ट करता था, सिटीजन्स जो लोग थे, इनको भी ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर भी ध्यान नहीं देता, काफ़ी प्यूनिटिव जो टैक्सेशन मेथड इसने इम्पोज की थी। और जैसे कि शूद्र एंसेस्ट्री था, तो एंटी क्षत्रिय स्टैंस भी एक बन चुका था, और मतलब राजा, मतलब जो मंत्री थे इनकी इंसल्ट करता था, ब्राह्मणों की इंसल्ट करता, तो ऑब्वियसली फिर इसको हटाया जाएगा। और यही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के साथ मिलकर इसको हटा दिया, ठीक है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था नंदा डायनेस्टी? तो नंदा जो किंग थे ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बड़ा एम्पायर इसको रन करना था, एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छा होना ही चाहिए। वही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मौर्यन के टाइम पे भी चल रहा था। नंदा ने एक किंगडम इनहेरिट किया था, मगधा, और उसको काफ़ी बड़ा किया था। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना वो ऑफिशियल्स के थ्रू चलता था, और टैक्स रेगुलरली कलेक्ट होता था। इट वॉज सिस्टमेटिक वे इन विच द कलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स वर मेड। अभी इकोनॉमी किस तरीके से थी? तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो नंदा ने था वो प्राइमरी एग्रीरियन था। दिस हैड अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थ्रू दिस ही कुड और दे कुड नॉट टेक प्रॉपर शेप ड्यू टू द एब्रप्ट डिक्लेयर ऑफ डायनेस्टी। दिस हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो इकोनॉमी थी नंदा के टाइम पे ये काफ़ी बड़ी थी, और इसका मैनेजमेंट अगर सही नहीं होता तो फिर जो डायनेस्टी ना वो डिक्लाइन हो जाती। तो इसीलिए इनका मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि इनकी डायनेस्टी जो डिक्लाइन हुई नहीं। मतलब वो अलग बात है, कू हो गया और इनको हटा दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़िया था इनका। और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया था, इसी वजह से इकोनॉमी इनकी अच्छी थी, और इकोनॉमी अच्छी थी इसी वजह से इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा हो गया। नंदा की जो ट्रेजरी थी, मतलब खजीना, वॉज रिफिल फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सो वेल्थ ऑफ किंगडम नेवर रैन शॉर्ट, ठीक है। ये जो इमेंस वेल्थ थी इनके पास, इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी काफ़ी प्रॉपर थी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब क्यों था? क्योंकि कैनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए थे, फर्टाइल एरियाज में था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था एग्रीकल्चर इरीगेशन के लिए। इसी वजह से इतना बड़ा एम्पायर स्टार्ट हो चुका था ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी सीधे सीधे होते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ होता नहीं है। कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो कि मगध जो था ना वो एंशियंट इंडियन किंगडम था, जो कि आज के नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्टर्न बिहार स्टेट में था। और जो महाजनपद थे मगधा, कोसला, अवंती और वत्स, ये मतलब इनमें फाइट थी अल्टीमेटली, लेकिन इसमें से फाइनली मगधा जो है वो फाइनली विन की। और मगधा जो था ना, इसने मतलब काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये अभी हमने देख लिया। और मोस्ट पावरफुल स्टेट था आंसर इंडिया का, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे हम देखेंगे। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंदी हो चुका है, ठीक है।
आज हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। अभी हमारा क्या क्या हो चुका है। अभी हमारा हो चुका है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, रिपब्लिक, मोनार्कीज, राइज ऑफ मगधाज एंड नंदाज। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा अर्बन सेंटर के राइज के बारे में, ट्रेड रूट के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से थी, कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई थी। और हाँ, एक पॉइंट वहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया, नहीं किया ऐड, हमने फैक्टर्स में देखा था ना, कॉइन, मेटल कॉइन के बारे में देखा था। तो आप ये भी वहाँ पे एक सब हेड, देखो सब हेडिंग करके अगर आप फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे या फिर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे ना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इस तरीके से, तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। और फिर ईरानी एंड मैसेडोनियन इन्वेजन को एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा जैनिज्म बुद्धिज्म आएगा, मतलब 4 से 5 लेक्चर और आने वाले इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी जो लेंदी लेक्चर रहा है, और इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि लेक्चर में काफ़ी लेंदी बना रहा हूँ अभी, जल्दी जल्दी हो जाएगा सिलेबस। तो देखो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब जैनिज्म के ऊपर तो नहीं आता है, बुद्धिज्म के ऊपर आता है। तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब पहले पूरा ये टॉपिक है, ये वाला और ये वाला डिस्कस कर लेंगे। अभी ये तो हो चुका है हमारा। उसके बाद फिर जैनिज्म एक लेक्चर में हो जाएगा, और बुद्धिज्म के लिए कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल हर जगह क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतना फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का ये। तो इसलिए इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही। और ये जो राइज ऑफ अर्बन सेंटर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप मैप वगैरह आपको देखते रहना है, मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैपिंग मटेरियल के ऊपर हम अलग से कोर्स लाएंगे, ठीक है। ये 3 मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट। मगधा इनिशियली इस तरीके से था, फिर अवंती और मगधा में जो वॉरफेयर वगैरह हो रहा था, एक्सपांशन किस तरीके से हुआ। तो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आपने ऐसा मैप बना दिया और ऐसा अगर आप ऐसा नोट वगैरह दे दिए और बता रहे हो आप ये इसके ऊपर इसके वक्त पे ये इतना एक्सपर्ट हुआ था, तो वैल्यूडेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑप्शनल के मार्क्स में। फिर ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगधा नंदा डायनेस्टी वाला। साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है, हमने इतना डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा लेक्चर नंबर 41 ऑन कॉइनेज इंट्रोडक्शन, राइज ऑफ अर्बन सेंटर, ट्रेड रूट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ईरानी एंड मैसेडोनियन के बारे में। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अभी हम।